सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो आपका जवाब रहेगा 353 से लेकर आपका 366 तक, नहीं 365 तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये 353 से डायरेक्ट यूपीजे और एपीओ में बना है कि निर्णय कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में, तो निर्णय दिया गया है आपका 353, ये याद करके जाना है। अब इसके बाद इसमें जो पूछा जाता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो सुनवाई पूरी होने के ये बताया जा चुका है भाई, उसको रिवीजन 5 मिनट करिए, उसके बाद अगले सेक्शन चलते हैं। निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो सुनवाई पूरी होने के पश्चात तुरंत निर्णय सुनाया जाएगा या बाद में भी सुनाया जा सकता है, यानी कि तुरंत नहीं सुनाया जाता तो कब सुनाया जाएगा आपका बाद में जब सुनाया जाएगा तो फिर क्वेश्चन बना आपका पक्षकारों और या उनके अधिवक्ताओं को इसकी सूचना दी जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि अगर निर्णय सुना दिया गया और इसकी सूचना पक्षकारों या आपका उनके अधिवक्ताओं को नहीं दी गई तो इसका निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन यूपी का मॉडल है। तो आप ये बताइएगा, ये अनियमित बात न करिए भाई, ये अनियमितता तो हुई लेकिन ये अनियमितता निर्णय को दूषित नहीं करेगी, यानी कि ये क्वेश्चन यूपी का है और बन सकता है भाई, निर्णय को अवैध घोषित नहीं करेगी या निर्णय इसके कारण दूषित नहीं होगा, यानी कि निर्णय वैध होगा भले ही आपका सूचना न दी गई हो। बैठिए भाई, निकल जाए, बैठने दीजिए अंदर क्या। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि निर्णय किस भाषा में सुनाया जाएगा, तो निर्णय न्यायालय की भाषा में सुनाया जाएगा, ये याद रखना है। न्यायालय की भाषा सीआरपीसी में कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सेक्शन ज़्यादा रिवीजन करना है आपका 272, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा 272। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो 253 से अच्छा बना है कि कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये आपका यूपी एपीओ में बन चुका है। तो दो कंडीशन में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है निर्णय सुनाते समय, उसको रट कर जाना है। पहला, जब व्यक्तिगत हाजिरी से विचारण के दौरान छूट दी गई हो और अभियुक्त को केवल जुर्माने का दंडादेश दिया जाए, और दूसरा, जब उसे दोष मुक्त किया जाए तो निर्णय सुनाते समय अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन 353 से बने हैं। आइए 354 देखा जाए भाई, ये भी बताया जा चुका है, फिर एक बार रिवीजन करा दिया जाए। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है कि निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु किस सेक्शन में दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा, ये सेक्शन याद करके जाना है, पिछली बार यूपी जे में भी आया था कि निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु किस सेक्शन में, तो आपका जवाब रहेगा 354 में। 354 में निर्णय की भाषा क्या होगी, तो निर्णय न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा। फिर न्यायालय की भाषा आ जाइए किस धारा में है, तो 272। भाई 2 बार बताया गया, अब यही है कि आपका दिमाग अस्थिर 10-12 दिन करिए और जो बताया जाए उसको कंठस्थ करिए, और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद आपका बताया गया था कि जो निर्णय दिया जा अंतर्वस्तु में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्लास था खंड 3, खंड 4 और खंड 5, ये 3 क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। 354 का क्लास आपका 3 बताता है कि जब निर्णय मृत्युदंड का हो तो विशेष कारण और कारावास का हो तो कारण लिखना पड़ेगा, तो किस जजमेंट में स्पेशल रीजन लिखना होगा, तो मृत्युदंड में, ये पूछा जा सकता है। खंड 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीजे और एपीओ में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कब निर्णय का कारण लिखना आवश्यक नहीं होगा। इसको मैं लिखवाया था भाई, इसको मैं 2 कंडीशन रट कर जाइएगा। पहला कौन सा है, जब निर्णय आपका
न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, और दूसरा क्या बताया गया था कि जब संक्षिप्त विचारण हुआ हो और निर्णय यानी कि 3 माह या उससे क्या दिया गया हो कम, तो कारण या रीजन लिखना आवश्यक नहीं है। ये यूपी में आ चुका है, इसको भी अंडरलाइन करिए। फिर आपका 354 का खंड 5 भी कई बार पूछा गया है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा तो ये लिखा जाएगा निर्णय में कि तब तक इसे गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक कि मृत्यु न हो जाए। ये कहाँ कहा गया है? तो 354 का क्लाज वाइज पढ़ना है। कौन सा क्लाज? 5। और मृत्यु दंड पर 2 केस बताया गया था, दोनों केस याद रखिएगा। पहला मृत्यु दंड के ढंग या तरीका या मेथड पर है, कौन सा आपका, अब रटिए कौन सा केस बताया गया? दीना उर्फ दीनदयाल किससे संबंधित हैं? तो मृत्यु दंड के तरीके से। और दूसरा आपका बताया गया मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला कौन है? ये बच्चन सिंह। कौन सा केस बताया गया? तो 2 केस भाई हर हाल में आप तैयार रखेंगे। फिर हम बता दें एक बार, दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ, और दूसरा आपका याद रखना है आपका बच्चन सिंह। इसके बाद 355 छोड़ बैठिए भाई, 355 छोड़ दीजिएगा। 356 से बस एक क्वेश्चन बनता है, एक लाइन बस याद रखिए। पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने के लिए आदेश न्यायालय दे सकता है। तो कौन सी धारा? 356। और इसमें प्री में बस एक क्वेश्चन बनता है कि समय पूछा जाता है तो कितने दिन तक आदेश दिया जा सकता है? अधिकतम 5 साल। बस एक लाइन लिख लीजिए बैरक पर, और कुछ ना पढ़िएगा प्री के लिए। माने पूर्वतन सिद्ध दोष यानी कि प्रीवियस कन्विक्ट व्यक्ति को उसके पते की सूचना देने का आदेश दिया जा सकता है कि कितने दिन तक पते की सूचना दे। तो भाई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 साल 5 साल 5 साल रट्टा मार कर जाना है। कितने साल तक? अधिकतम 5 साल। ये नहीं कि दिमाग लगा लीजिएगा। 357 अभी आपका उत्तराखंड में इस बार पूछी गई थी। और प्रतिकर देने का आदेश किस धारा में दिया जाता है? अभी पूछा गया था इसी बार, इसको भी अंडरलाइन करिए। इधर से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा। 357 प्रतिकर देने का आदेश यानी कि प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय किस धारा में देता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 357। अब ध्यान से देखिए इसको, एक लाइन। जब न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराता है और जुर्माना का दंड न्यायालय दे सकता है, तो जुर्माना वास्तव में देखा जाए तो राज्य सरकार के कोष में जाता है यानी कि सरकारी खजाने में। लेकिन न्यायालय यदि चाहें तो जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम यानी कि पूरा भाग या कुछ भाग पीड़ित को यानी कि बिहार बनाता है आहत को यानी कि विक्टिम को कंपसेशन के रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता है। फिर उत्तराखंड ने बनाया कि विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 2WA। और फिर आपका अंदर से पूछा गया कि पीड़ित में कौन शामिल है? तो जिसे क्षति हुई है ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का उत्तराधिकारी, और तीसरा ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का गार्जियन। तीनों क्या माने जाएंगे? विक्टिम या आहत या पीड़ित। भाई गलत ना हो, 2WA और उत्तराखंड मिलाने के लिए दिया था 2W, गलत था क्योंकि पीड़ित या आहत की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 2WA। भाई गलत ना हो, आ सकता है। इसके बाद 357A भी खूब पूछी जाती हैं। पीड़ित प्रतिकर योजना, आहत प्रतिकर योजना, ये भी बहुत पूछा जा रहा है आजकल। अब तो मेंस में पूछा जा रहा है, पहले तो केवल प्री में ही पूछा जाता था, लेकिन अब मेंस में भी आपका पूछा जा रहा है कि विक्टिम कंपसेशन स्कीम। देखिए गलती कहाँ होती है, उस गलती को अब सुधारिए। समय कम है तो गलतियाँ जो हो रही हैं
आपका कर्तव्य है कि जितना जल्दी सुधार लीजिए सही रहेगा। पहला आपका पीड़ित प्रतिकर का आदेश किस धारा में न्यायालय देता है, तो 357 मारिएगा। लेकिन पीड़ित प्रतिकर स्कीम दे दे या पीड़ित प्रतिकर प्लान दे दे, योजना दे दे, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम दे दे, तो 357 नहीं 357A। बस एक लाइन बस जानना है कि जो पीड़ित प्रतिकर योजना है वह अगर आवेदन प्रतिकर के लिए दिया जाता है तो उस आवेदन का निपटारा कितने माह के अंदर किया जाएगा, 2 माह का। उसको लिख लीजिए बैरेक्टर या कहीं। ऐसे आवेदन का निपटारा कितने माह के अंदर, वही समय लिखना है, कितने माह के अंदर किया जाएगा, 2 माह। 2 लाइन याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं अप्री के लिए। एकदम अटैक करिए जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है और फालतू बैरेक्ट भी ना पढ़िए इस समय। इसके बाद 357B छोड़ दीजिए। आपका जुर्माने के अतिरिक्त प्रतिकर महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों में फिर आपका 357C बनता है, पीड़ितों का उपचार। ये भी आ चुका है, लिख लीजिए। यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, पीड़ितों का उपचार या रेमेडी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट माने दवा करना। देखिए भाई फिर एक बार देखिए, महिलाओं के प्रति कुछ अपराधों में चाहे महिला प्राइवेट अस्पताल में जाए, अर्ध सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल में जाए, आपका डॉक्टरों का अस्पताल का कर्तव्य है कि उसकी तत्काल चिकित्सा करे और निःशुल्क करे, तत्काल और निःशुल्क चिकित्सा करें। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करते तो वह आईपीसी की धारा 166B के तहत दंड के भागी होंगे। तो तुरंत बैरक पर लिख लीजिए, इस धारा का वायलेशन आईपीसी की धारा 166B में दंडनीय है। बैरक पर लिखिए भाई, बैरक पर तुरंत लिखिए, 166B में दंडनीय है। दंड की मात्रा 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, शॉर्टकट में लिखा जाता है। अधिकतम सजा कितनी डॉक्टरों को मिल सकती है, 1 वर्ष। लेकिन ये सजा हमारी राय में बढ़ानी चाहिए। आपका 5-7 साल करें भाई, 10 साल 1 साल क्यों, जब इलाज नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन भाई कानून में बदलाव करना विधायिका का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम केवल सलाह देना है, कानून में बदलाव करना नहीं। इसके बाद आ जाइए, आपका 358 भी यूपीएपीओ में आ चुका है। अब समस्या यह है कि सब क्वेश्चन इधर आए हुए हैं, 3-4 धाराएं कौन छोड़ दिया जाए, वहीं आ जाए तो लोग कहेंगे कि सर पढ़ाए नहीं थे। तो एक लाइन जो आ सकता है बता दिया जाए भाई, सेक्शन तो याद ही करना पड़ेगा। देखिए, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर आपका पूछा जाता है किस धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 358। यानी कि निराधार यानी कि बिना किसी आधार के अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया गया है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिलवा सकता है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और जिसने गिरफ्तार करवाया है उससे। अब समस्या ये आता है कि यही एक क्वेश्चन आपका बनता है, किस धारा के तहत अधिकतम प्रतिकर कितना हो सकता है, तो अधिकतम 1000 रुपये से अनधिक, तो 1000 रुपया। बस एक लाइन याद रखिए, 358 में कितना प्रतिकर हो सकता है, आपका 1000 रुपये से अनधिक। 1000 लिख लीजिए, तो इसको लिखिए। पहले यह प्रतिकर 100 रुपया था, एक बार यूपीएपीओ में आया है, उसको लिख लीजिए। पहले यह प्रतिकर 100 रुपया था, अब कितना हो गया है, 1000 रुपया। ये 2005 में संशोधन किया गया, लिख लीजिए उसी पर, बैरक पर लिखते रहे अलग से। 2005 में संशोधन किया गया। इसके बाद पूछा जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति ये 1000 रुपया या कम जो भी प्रतिकर लगा हो नहीं देता तो क्या होगा। अधिकतम यानी कि प्रतिकर देने में चूक का परिणाम क्या होगा, तो वह सादा कारावास से दंडित होगा। अधिकतम
कितने दिनों के लिए? 30 दिन। लिखिए, प्रतिकर देने में चूक के लिए दंड, उसी पर लिख लेना या अलग से एक लाइन बस बनाइए, अब ज़्यादा नहीं। प्रतिकर देने में चूक का परिणाम, प्रतिकर देने में चूक का परिणाम यानी कि क्या परिणाम निकलेगा? तो लिखिए भाई, ऐसा व्यक्ति अधिकतम 30 दिन के लिए सादे कारावास से दंडनीय होगा। अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश। आपका यहाँ असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश आपका न्यायालय दे सकता है और खर्चा नहीं देता है अभियुक्त तो अधिकतम माने आपका खर्चा देने का भी असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश, ये आपका जो खर्चा दिलवाया जाता है वह दिलवाया जाता है भाई, कह सकते हैं अभियुक्त से। आपका अभियुक्त से दिलवाया जाता है खर्चा, और जो परिवाद किया है तो अधिकतम कितना दिलवाया जा सकता है इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन अभियुक्त अगर खर्चा नहीं देता तो वह अतिरिक्त सजा का हकदार होगा, उसका जरूर उल्लेख है। तो कितने दिन अतिरिक्त सजा पाएगा? 30 दिन। सादा कारावास कितना? 30 दिन। तो आपका यूपी में एक बार बना है, कम चांस है। इसके बाद 360 भी पूछा जाता है। सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़े जाने का आदेश न्यायालय दे सकता है। यहाँ से भी भाई समय पूछा गया है, वैसे अंदर से पूछे तो किसी को जल्दी नहीं आएगा, अब उतना पढ़ाने का समय भी नहीं है। आप चाहें एमपी में एक बार बनाया है अंदर से, लेकिन अंदर से हमें लगता है बिहार में इस धारा से बनाना नहीं चाहिए, और समय भी नहीं है कि भाई अंदर से इसको पढ़ाया जाए। बस एक क्वेश्चन सदाचार की परिवीक्षा पर यानी कि गुड बिहेव की परिवीक्षा पर या भर्त्सना माने आलोचना करके किस धारा के तहत अभियुक्त को छोड़ा जाता है? तो सेक्शन याद रखिए किसके तहत? 360। समय जरूर याद रखिए, समय भाई स्पष्ट रूप से याद रखिए। अधिकतम कितने दिन के लिए छोड़ा जा सकता है सदाचार की परिवीक्षा पर? 3 वर्ष। उसको लिख लीजिए कहीं भाई, जो लोग ना जानते हो बस इतना ही जाने, सदाचार की परिवीक्षा या भर्त्सना करके किस धारा में? आपका 360। और अधिकतम कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। उसके बाद कंडक्ट देखा जाता है। फिर एक बार देखिए, इसको एक उदाहरण बता दिया जब भाई आपको, मान लीजिए एक व्यक्ति हैं और बहुत भूखा था, दुकान से जाकर 10 रुपये का ब्रेड चुराया और चोरी करते हुए पकड़ा गया। न्यायालय ने सजा दिया घर में चोरी के लिए, तो न्यायालय को ये विवेकाधिकार है कि या तो वह दंड दे या सदाचार की परिवीक्षा या आलोचना करके छोड़ दे। तो आलोचना ऐसे की जाती है कि जाओ बहुत गलत काम किए हो, कुछ कमाओ और कमा कर अपना खर्चा चलाओ, ये सब काम न करो। यानी कि चोरी करके और वो पेट भरना अच्छी बात नहीं है। जाओ मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा लेकिन तुम दोषी हो, ये कर सकता है न्यायालय। इसी को कहते हैं सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना। इसके लिए अलग आपका कानून चलेगा। एक कानून है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, जो MPADPO में पढ़ना है, अलग कानून बना है डिटेल में। 360 उससे कवर करके पढ़ी जाती हैं। तो सदाचार की परिवीक्षा पर किस धारा में? 360। और दूसरा आपको याद रखना है कितने साल के लिए अधिकतम? तो आपका 3 वर्ष। बस इतना 2 चीज़ें याद रखिए। बैठिए भाई, अधिकतम कितने वर्ष के लिए? तो 3 साल। इसके बाद आपका 361 छोड़ दीजिए, फिर 362 से क्वेश्चन बना है, यानी कि CRPC की धारा 362 से आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। यूपी APO में आया था, आपका हर एक राज्य में लगभग पूछा जाता है।
तो आपका फिर याद रखिए भाई 362 अच्छे से पढ़िएगा और इसी के साथ संविधान के 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं। आपका कह सकते हैं 137 और 142। इसमें थोड़ा समय लगेगा, देखिए अच्छे से। देखिए आपका मॉडल पहले बना लिया जाए जो पूछा गया था वो कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, यह क्या निर्णय का नहीं हो सकता। दिया था आपका रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण है ही, आगे बताया जाएगा। अपील आगे बताया जाएगा, है ही। इसके बाद निर्देश वो भी बताया जाएगा अभी आगे, वो भी है। लेकिन एक काम नहीं हो सकता, पुनर्विलोकन या नजरसानी या आपका कह सकते हैं कि रिव्यू। तो यही यूपीएपीओ में बना था, एमपी में भी बना था और निश्चित रूप से चांस पूरा है कि आपका बिहार एपीओ में ये नया क्वेश्चन इस समय बन रहा है, आ सकता है। तो सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, रट कर जाइएगा, किसका नहीं है, पुनर्विलोकन का। और सब है। तो पुनर्विलोकन होता क्या है आपका, ये देखा जाए यानी कि जब कोई आपराधिक न्यायालय किसी मामले में निर्णय दिया है तो वह आपराधिक न्यायालय उस निर्णय को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अपील में निर्णय चेंज हो जाए, रिवीजन में हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन वह न्यायालय चाहे कि हम अपना निर्णय बदल दें एक बार सुनाकर, ये संभव नहीं है। और आपका यानी कि निर्णय को कंक्लूसिव मानना चाहिए, निश्चायक मानना चाहिए। एक बार जब फैसला आ गया तो भले गलत आया हो, आप अपील में सुधरवाइए। जैसे कि लालू यादव जी को सीबीआई कोर्ट ने दोषी सिद्ध कर दिया, तो क्या सीबीआई कोर्ट अब उसको पावर है सीबीआई कोर्ट को कि अपना निर्णय बदल दे? नहीं, अपील में भले हाई कोर्ट निर्णय चेंज कर दे, इत्यादि कर दे, लेकिन अब सीबीआई कोर्ट अक्षम है अपना निर्णय बदलने में। ये भी याद रखिए, वह निर्णय बदल नहीं सकता, यानी कि वह निर्णय में कोई चेंजिंग नहीं ला सकती। यानी कि अब ये समस्या आती है कि निर्णय के बाद कौन सी गलती सुधारी जा सकती है, तो वह मैथमेटिकल और क्लर्कियल यानी कि गणितीय और लिपिकी। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, निर्णय के बाद उसमें चेंजिंग नहीं, कुछ अपवाद है, अपवाद नहीं देखना है। तो सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, पुनर्विलोकन का। एक और का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वह सीआरपीसी की धारा 482 से जाकर क्या उच्च न्यायालय अपनी द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों में निर्णय को बदल सकता है? तो उच्च न्यायालय को भी ये पावर नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ऐसा कि खुद अपने द्वारा दिए गए निर्णय का रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करने का पावर अनुच्छेद 137 में है। तो उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करता है? 137। और पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन 142 क्यूरेटिव पिटीशन। और केस याद रखिएगा, अशोक रूपा हुर्रा। हुर्रा 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 देख लीजिएगा। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में 10-10 लाइन का क्वेश्चन बनाया था, तो 10 लाइन न पढ़िए, बस एक लाइन का उपाय बताया जा रहा है। जैसे कि डीसी बाधवा का केस बनाया था, इतना प्रोफेसर से इतना विस्तार से वर्णन कर रहा था, आप देखिए पेपर, और एक लाइन का है कि आपका डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य तक अध्यादेश वाला था, और दिया था पूरा पंचौरा 15 लाइन, उसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। हाँ, एक और सतर्कता बरतनी है भाई। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया झारखंड तमाम राज्य कर रहे हैं, ये जो हिंदी है ये नेट से डायरेक्ट उठाकर दे रहे हैं, मैं बता दूं। और नेट से डायरेक्ट उठाकर दे रहे हैं, तो कम से कम जो मैं एक बार इंग्लिश वर्जन बताता हूँ, जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर पेपर में देख लीजिए। और हर एक लीगल टर्म का मैं इंग्लिश वर्जन बता रहा हूँ। जैसे कि रेह जेस्टे, आपका रेह जेस्टे का अब कुछ और मैंने कह सकते हैं कि आपका दे दिया था, आपका क्या दिया था देखिए,
नहीं तो उसको हिंदी में कुछ और लिखा था। नहीं तो आपका रेह जेस्टे पूछा था, एविडेंस की धारा 6। हाँ वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो पूछा था रेह जेस्टे, ऐसा हिंदी दिया था कि हमें भी याद नहीं है। और आपका यूपी में दिया था तथ्य और कार्य का सिद्धांत। और आपका शुद्ध हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं एक ही समव्यवहार का नियम। और आपका कह सकते हैं इंग्लिश में रेह जेस्टे। तो एक बार रेह जेस्टे तो देखिए, धारा 6 एविडेंस, अपने मन से ना कर दीजिएगा। अगला देखिए भाई आपका, यानी कि रिव्यू बता दिया गया, क्या नहीं हो सकता सीआरपीसी में, जरूर याद रखिए। और हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता क्रिमिनल मामलों में, अपने द्वारा दिए गए निर्णय का रिव्यू करने का पावर नहीं है। इसके बाद आपका पूछा जाता है 365 से क्वेश्चन 300। आपका इधर देखिए भाई, एक दो धारा फिर छोड़कर पढ़ना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है 365 से, यहाँ से भी यूपी एक बार क्वेश्चन बनाया है। इसको 3 एंगल से पढ़िएगा। देखिए आपका सत्र न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेशों की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई निर्णय देते हैं तो उस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति किसको भेजेंगे। तो ऑप्शन देखिए कैसे बनेगा, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को। तो किसको एक कॉपी भेजेंगे, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये आ चुका, अंडरलाइन करिए, बैरक पर ही कर लीजिए, करना तो कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर एक बार देखिए, दो ही न्यायालय हैं। अगर कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय या आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त माने कोई निर्णय देते हैं तो उस निर्णय की एक प्रति किसको भेजेंगे। भाई हर हाल में याद रखिए, एक बार यूपी में आ चुका है, 4 ऑप्शन बनाएगा तो किसको भेजा जाएगा, आपका कह सकते हैं कि डीएम को, उस जिले के डीएम। फिर याद रखिए, इसी पर 3 क्वेश्चन और को रिलेट कर लीजिए। धारा 58 सीआरपीसी की 58 से क्वेश्चन बनता है, उसी पर लिखते रहिए, घर पर भी देख लीजिए थोड़ा जाके, सेक्शन में ऐड करा दे रहा हूँ, एक बार आपका भी कर्तव्य है कि घर पर देखिए। 58 आइए, वारंट के बिना जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है उनकी सूचना किसको दी जाएगी, तो डीएम को, या डीएम के निर्देश पर एडीएम को। जब तक निर्देश न रहे एडीएम न मारिए, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट। मैं फिर बता दूं, यूपीएपीओ 3-4 बार बनाया है, डीएम एडीएम दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसी दशा में बिल्कुल दोनों नहीं मारना है। जब तक कि डीएम के निर्देश पर शब्द न लिखा रहे, एसडीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी जाएगी। ये सतर्क रहिए, 3 बार यूपी में बनाए क्वेश्चन। और मॉडल, हाँ, डीएम एसडीएम और दे दे तो पहली वरीयता एक चुनना तो डीएम, अगर दिया हो डीएम और डीएम के निर्देश पर एसडीएम दोनों, तब दोनों मार कर आइए। ये लोग गलत करके आते हैं, इसको सुधार करके भाई चलना है। अगला देखिए भाई आपका, इसी के साथ आपका संविधान का अनुच्छेद 56 का क्लाज 2 पढ़ना है, सूचना दिलवा दिया जाए हर एक जगह। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल किसको सूचना देंगे, तो आपका क्या जवाब रहेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 56 के क्लाज किस में, 2 में, उसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 56 भी पढ़ना है, सीआरपीसी की धारा 58 भी। आपका 3 क्वेश्चन तैयार हुआ, कम समय में यही नीति अपनाइए, एक साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन फ्री के लिए तैयार करिए। अब यह अध्याय 28 देखा जाए, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है प्री में। वैसे अब तक के इतिहास में आपका केवल 2 ही धाराएं ज़्यादा बनी हैं, एक 366 और एक 368। लेकिन एक धारा और मैं बताऊंगा
हो सकता है नया बन जाए रेफरी का सिद्धांत, यानी कि आपका निर्णायक का सिद्धांत, एम्पायर का सिद्धांत। तो ये कंसेप्ट बनाइए भाई, और धारा हेडिंग जरूर याद रखिएगा, भले 3 धारा तो याद ही रखिए, मैं सब धाराएं बता रहा हूँ। देखिए आपका पहला ये पूछा गया है कि मृत्युदंड कौन न्यायालय दे सकते हैं। देखिए आपका एक और क्वेश्चन बनाया जाए, पहले यहाँ 2 मिनट देखिए कंसेप्ट। मृत्युदंड कौन दे सकता है? देखिए मैं पूरा मृत्युदंड के बारे में बता रहा हूँ। मृत्युदंड आपका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और कहीं किसी पुष्टि या ओके की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हाई कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है? नहीं। और तीसरा आपका दे सकता है सत्र न्यायालय, और चौथा दे सकता है अपर सत्र न्यायालय, एडिशनल अपर सत्र न्यायालय। देखिए फिर से एक बार भाई, अगर सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय मृत्युदंड देता है तो जब तक उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि न कर दे या इसका समर्थन न कर दे, तब तक अभियुक्त को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। तो चाहे अभियुक्त अपील करे या न करे, सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय को पुष्टि के लिए मामला भेजें। तो वहीं भेजवाना है मामला, और 4-5 धाराएं याद कर लेनी है। अब देखिए आपका अच्छे से देखिए भाई, तो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड में ये बना कि सत्र न्यायालय किस धारा के तहत पुष्टि के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित करता है। बस एक लाइन याद रखना, किस धारा के तहत? 366। बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो भाई पूरी धारा पढ़िए, कौन रोका है। 366 पूछा जा चुका है। उसके बाद 367, उच्च न्यायालय चाहे तो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या लिए जाने का निर्देश दे सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन को एक्स्ट्रा एविडेंस लिए जाने का क्या दे सकता है? निर्देश। इसके बाद आपका ये धारा जरूर याद रखिएगा, 368, पुष्टि या खंडन। अब देखिए मॉडल देखिए, उच्च न्यायालय किस धारा के तहत पुष्टि करता है मृत्युदंडादेश की? 368। खंडन किस में करता है? 368। दंड की मात्रा, दंड में परिवर्तन किस में करता है? 368। और आपका मृत्युदंड खंडित किस में करता है? 368। और रीट्रायल या पुनः विचारण का आदेश दे सकता है मृत्युदंड को खंडित करके, कौन सी धारा? 368। यानी कि 4-5 नियम बताया गया, चाहे खंडन दे और चाहे दंड उलट दे, कम दंड दे दे और पुष्ट कर दे, एक ही धारा है, कौन सी? 368। अब आइए 369, आपका अगर मृत्युदंड की पुष्टि कम से कम 2 जजों द्वारा होनी चाहिए हाई कोर्ट की, यानी कि डबल बेंच बैठती है ऐसे मामलों में, सिंगल नहीं। अगर किसी उच्च न्यायालय में 1 से अधिक न्यायाधीश हैं तो कम से कम कितने न्यायाधीश माने सुनवाई करेंगे इस मामले में? 2। और दोनों में मतभेद हो गया तो यही सेक्शन नया पूछ सकता है आपका 370। लिख लीजिए भाई, अलग से बैरक पर लिख लीजिए। 370 में बैरक पर ही लिखिए, कॉपी पर ना लिखना हो तो भाई बैरक पर लिखिए। आपका रेफरी का सिद्धांत, निर्णायक का सिद्धांत या एम्पायर का सिद्धांत, तीनों लिख लीजिए। तो रेफरी का सिद्धांत या निर्णायक का सिद्धांत या आपका एम्पायर का सिद्धांत, जो भी पूछे, अपील में अगर पूछे तो 392 और पुष्टि में पूछे तो आपका जवाब रहेगा धारा 370। भाई रटे रहिए, 370। अभी आगे 392 भी चलेगा, रिवीजन में भी आएगा। 370 देखिए आपका रेफरी का सिद्धांत कहाँ समाहित है एविडेंस में? तो एविडेंस भी जोड़ लीजिए, धारा 20, उसको कहीं जोड़ लीजिए। एविडेंस में कहाँ है? 20 में।
देखिए रेफरी का सिद्धांत एक केस उठाया जाए उसी पर समझाया जाए भाई। और सबसे महत्वपूर्ण केस है आर बनाम गोविंदा का। देखिए सभी लोग लगभग जानते हैं 299 और 300 में आपका अंतर बताया गया जस्टिस मेलवी द्वारा, और वही अंतर हम लोग कंपटीशन में लिखते भी हैं। यहाँ अच्छे से समझिए रेफरी का सिद्धांत। आपका गोविंदा अभियुक्त था, वह अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया था और धराशायी करके उसके सिर पर 2-3 मुक्का या घुस्से का वार किया। उसके पत्नी के सिर की नसें फट गई और वह मृत हो गई उसकी। निचले न्यायालय ने सजा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील आपका मामला गया तो 2 जजों की पीठ बैठी मामले में सुनवाई के लिए। एक हरिदास जज थे भारतीय और दूसरा कैंपबेल थे आपका विदेशी। कौन कौन थे? हरिदास भारतीय और विदेशी कौन थे आपका? तो कह सकते हैं कि विदेशी कौन थे आपका? कैंपबेल। तत्पश्चात आपका दोनों में मतभेद हो गया। कैंपबेल कह रहे थे कि नहीं ये तो 304 में मामला आईपीसी में जाएगा, और हरिदास कह रहे थे कि 302 में। तो जब मतभेद हो गया तो एक रेफरी बनाया जाता है, यानी कि दोनों जज अपने अपने विचार एक तीसरे जज को सौंपेंगे, और वह तीसरा जज या रेफरी कौन था? मेलवी। कौन था? तो मेलवी ने क्या कहा कि ये मामला 304 में आता है, यानी कि हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध में। और एक शब्द पकड़ा मेलवी, पूछ सकता है भाई, ये खूब क्वेश्चन बनता है। संभाव्य और अधिसंभाव्य। 299 में संभाव्य शब्द है और 300 में अधिसंभाव्य। तो मेलवी इसी को पकड़ा और कहा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर 2-3 घुस्सा मारा जाए सिर पर तो ये संभावना है कि वो मरेगा, लेकिन पूरी संभावना नहीं है। और पूरी संभावना नहीं तो 304, और नहीं पूरी संभावना रहेगी तो 302। अब पूरी संभावना नहीं है तो संभावना है तो कौन सी धारा आपका? 304। इस प्रकार रेफरी का सिद्धांत भी आपका समाप्त हो गया। अगला देखिए भाई आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। आगे आइए आपका, अब लिखिए हेडिंग अपील। लिखिए भाई अपील। 372 से लेकर 394 हेडिंग डालिए। तो 372 से लेकर 394 तक में अपील का प्रावधान है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अपील का आपका बताया जाए भाई, फंस जाएगा। पहले 484 तक निपटा दिया जाए, उसके बाद आपका 2-3 चैप्टर अच्छे से बताना पड़ेगा, वो शॉर्टकट में नहीं काम करेगा। तो पहले आपका अपील का आपका 294 के बाद आ जाइए, डायरेक्ट 295 आइए, 395। इसके बाद 2-3 चैप्टर बचेगा, उसको डिटेल में थोड़ा बताएंगे क्योंकि शॉर्टकट में नहीं चल पाएगा वो। जैसे मेंटेनेंस है आपका, अन्वेषण छूटा है 300 से लेकर 327, ये ऊपर ऊपर बताने से नहीं चलेगा। और आपका अपील भी थोड़ा अंदर तक बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपका पहले 484 समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद से आपका बैक होया जाएगा। आपका हमें लगता है कि कल परसों तक खत्म हो जाएगा। सीआरपीसी जिस स्पीड में आज चल रही है आपका 3 दिन में निपट जाएगी। और एविडेंस चलता रहने दीजिए, एविडेंस कठिन है तो 1 हफ्ता चलने दीजिए। अब भाई आईपीसी संविधान की मांग चल रही है, रिवीजन करवाया जाएगा इसी स्पीड में। एक धारा रिवीजन करवा देंगे 4-5 दिन में। एक दिन में 100 धारा का टारगेट रखा जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। देखिए आपका 395 से इधर देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सतर्क रहना है। प्री का इधर भंडार इस समय बन रहा है, मैं फिर बता दूं। 395 से लेकर 484 तक में वर्तमान समय में जो बिहार आयोग है, चाहे संविधान हो या कोई भी हो, जितने फालतू क्वेश्चन हैं वहीं बन रहे हैं ज़्यादा। और आपका इधर से तैयार रखना है। लिखिए आपका निर्देश 395 में डायरेक्शन या निर्देश।
ये यूपीजे में बन चुका है मिलाने के लिए कि सीआरपीसी में रिफरेंस या निर्देश कहाँ है, तो आपका धारा तो याद ही रखनी पड़ेगी भाई, कहाँ है आपका 395। भाई धारा याद रखिए, धारा पूछा है मिलाने के लिए। निर्देश का कंसेप्ट बनाइए, एक दो संविधान से भी क्वेश्चन निकाल दिया जाए इसमें, जो यूपीजे में बना है, संविधान में यूपीजे में बना है। देखिए आपका देखिए किसी भी कानून को असंवैधानिक या भारत में अवैध घोषित करने की क्षमता केवल 2 न्यायालयों को है, और यही क्वेश्चन आपका यूपीजे में बनाया था कि किसी कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता भारत में किन न्यायालयों को है, तो कितने कोर्ट मारेंगे? 2। अनुच्छेद वाइज तैयार रखिएगा। अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट को, और अनुच्छेद 32 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। याद रखिएगा किस कोर्ट को? ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, जाकर आप संविधान में देखिए, पेपर ही आ चुका है। अब समस्या आई कि अगर निचला न्यायालय है और वह ये देख रहा है कि संविधान का कोई प्रावधान तो आपने कानून का कोई प्रावधान तो संविधान के विपरीत लग रहा है, और आज तक न तो हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया और न ही, बैठिए भाई 3 लोग बैठिए, बैग हटा लीजिए, न तो आज तक न तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, न ही हाई कोर्ट ने। लेकिन निचले न्यायालय को विश्वास है कि ये जो नियम है या कानून में जो प्रावधान है वह आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है? वायलेशन। तो निचला न्यायालय तो घोषित नहीं कर सकता, तो क्या करे बताइए? तो आपका कुछ डायरेक्शन मांग ले, किससे? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को भेजेगा मामला, और हाई कोर्ट से कहेगा कि हजूर इस मामले में हमें कुछ निर्देश दे दीजिए, और हमारी राय में तो ये प्रावधान अवैध है, आपकी क्या राय है? तो ऐसी दशा में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद निर्देश देगा, और उस निर्देश के अनुसार निचला न्यायालय उस मामले का निपटारा करेगा। बस यही है आपका रिफरेंस। सीपीसी में भी ऐसा है, क्रिमिनल अगर कानून है तो 395, और सिविल ऐसा कानून है तो उसको लिख लीजिए, सीपीसी की धारा 113, उसको जे में भी काम करेगी। सीपीसी की कौन सी धारा? 113। दोनों में जो नियम चलेंगे समान चलेंगे, 1% भी अंतर नहीं है। बस ये है कि सिविल में और सीआरपीसी किस में? क्रिमिनल में। अब आ जाइए इधर से, आपका देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन आपका 397 से भी यूपीजे बना चुका है, यूपीएपीओ भी आपका 397 लिखिए भाई। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। हेडिंग डालिए, इसमें रिट भी जोड़ना पड़ेगा थोड़ा। आजकल जो मॉडल बन रहा है भाई, एकदम नया मॉडल जानिए। लिखिए आपका 397 यूपीजे और एपीओ में आ चुका है। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना, यानी कि रिकॉर्ड मंगाना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पुनरीक्षण, क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए तब पढ़ा जाए भाई इसको। आपका कौन सा प्रावधान जो है, माने आपका चाहे सीपीसी हो या सीआरपीसी, दोनों में रिवीजन है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जो प्रोविजन या आपका ससुरारी के समान है? तो शुद्ध रूप से ससुरारी के समान है, आपका ये कह सकते हैं, यानी कि ससुरारी रिट यानी कि उत्प्रेषण रिट के समान है। तो उत्प्रेषण रिट पहले समझिए और तब हम रिवीजन बताएंगे। देखिए ये दोनों न्यायिक रिटें हैं, एक दो क्वेश्चन तो भाई बनेगा ही रिट से, इसमें कोई शक नहीं है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों न्यायिक रिटें हैं, और प्रतिषेध तब जारी होता है जब निचले न्यायालय में
मामला पेंडिंग हो और जब निचला न्यायालय कोई निर्णय दे दिया हो तो ऐसी दशा में उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण या ससुरारी द्वारा मामले का अभिलेख और निर्णय मंगा देता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और उसकी वैधता और अनियमितता की जांच करता है। अगर उसे लगता है कि हाँ ये निर्णय अवैध था, ये आदेश अवैध था, ये कार्रवाई अवैध थी, तो उसको रद्द कर देता है। तो अगला क्वेश्चन ये आया, नया क्वेश्चन कि पुनरीक्षण किस रिट के समान है, तो गलत न हो, किस रिट के समान है, तो आपका उत्प्रेषण लिखिए। ये पहले नया क्वेश्चन बनाइए, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है। पुनरीक्षण या निगरानी इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं। पुनरीक्षण किस रिट के समान है, तो भाई आपका ससुरारी या आप मारिएगा उत्प्रेषण, भाई गलत ना हो। कौन सी रिट मार कर आएंगे, ससुरारी। 3 लोग बैठ जाए भाई, उधर पीछे बैठिए। हाँ, ससुरारी या उत्प्रेषण। पहला क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी बना नहीं है, बन सकता है, मैं बता दूं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सीआरपीसी के तहत रिवीजन करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो 2 न्यायालयों को ये भी पूछा जा चुका है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। लिखिए, उसको अलग से लिखिए। सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण का अधिकार सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि किस आदेश का पुनरीक्षण नहीं हो सकता, तो इसमें जो आपको सतर्क रहना है, यूपीएपीओ का मॉडल है अंतर्वर्ती आदेश, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं भाई, अंतर्वर्ती आदेश लिखिए। लिखिए अंतर्वर्ती आदेश या इसको इंट्रालोकोटरी आर्डर। लिखिए अंतर्वर्ती आदेश या इंग्लिश में इंट्रालोकोटरी आर्डर, या हिंदी में और है मध्यवर्ती आदेश या वादकालीन आदेश। हिंदी में लिख लीजिए 2-3 नाम। वादकालीन माने जब तक वाद लंबित, वादकालीन आदेश, मध्यवर्ती आदेश, अंतर्वर्ती आदेश। इंग्लिश वर्जन याद रखिए, इंट्रालोकोटरी आर्डर। लिख लिया ना ये 3 नाम भाई, हिंदी इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखे। इसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, माने इस आदेश का, ये यूपीएपीओ में आ चुका है, इस आदेश का पुनरीक्षण नहीं हो सकता। किस आदेश का, इंट्रालोकोटरी आर्डर का। फिर यूपीजे का क्वेश्चन देखिए भाई, बिहार में ना बनाए इतना, अंदर जाकर सही रहेगा, लेकिन अंदर जाकर बनाए तो भी आपको बताया जा रहा है। फिर आपका क्वेश्चन बना कि पुनरीक्षण में क्या नहीं किया जा सकता, तो एक काम नहीं हो सकता और 4 ऑप्शन में वही देगा, लिख लीजिए। तो पुनरीक्षण में अभियुक्त की दोष मुक्ति को उलटकर, भाई ये 2 बार यूपी में बना, इसको अंडरलाइन थोड़ा कर लीजिएगा, कठिन है काम ये समझाना और पढ़ाना भाई। पुनरीक्षण लिखिए, पुनरीक्षण में अभियुक्त की दोष मुक्ति को उलटकर, दोष मुक्ति के निर्णय को भी लिख सकते हैं, निर्णय को उलटकर दोष सिद्धि में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन, दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्रतिबंध है, अंतर्वर्ती आदेश का तो होगा ही नहीं। और दोष मुक्ति का आदेश निचले न्यायालय ने दिया था,
तो अपील में भले उलट दीजिए, लेकिन रिवीजन में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उलट कर उस निर्णय को दोष सिद्ध नहीं कर सकता, ये प्रतिबंध है। हाँ, रिवीजन मुख्य रूप से किस कारण किया जाता है? तो अनियमितता की जांच की जाती है। क्या निचला न्यायालय कहीं अपना जुरिडिक्शन का तो गलत प्रयोग नहीं किया, अवैध तरीके से तो कार्यवाही नहीं किया, अनियमितता तो नहीं बरता? यानी कि एक लाइन में निचले न्यायालय की कार्यवाही की वैलिडिटी की जांच ही किसमें की जाती है? रिवीजन में। अगर पूछ ले तब रिवीजन किसको अधिकार है करने का, ये पूछा गया है, दो न्यायालय रट कर जाएगा। कौन कौन लिखवा गया? हाई कोर्ट और कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन। चलिए, इसके बाद 397 के बाद आप लिखिएगा 399 से पिछली बार आया था। लिखिए भाई, 2-3 धारा इधर और है। 399 यूपी में आ चुका है। सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति की धारा में, सेक्शन बस पूछा है भाई, सेक्शन रटिए, और कोई उपाय नहीं है। लिखिए, सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्ति की धारा में, तो 399। यही बस याद रखना है किस धारा में पावर दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो 399 अंडरलाइन कर लीजिए भाई, सेक्शन मिलाने के लिए केवल आता है। फिर आपका पूछा गया था यूपी में भी, ये भी पूछा गया है कि हाई कोर्ट का पुनरीक्षण की शक्ति की धारा में, तो 401 401, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 401 भी। जिसके बाद आप छोड़ सकते हैं, पक्षकारों को सुनने का विकल्प होता है। अब आइए अध्याय आपका 31, लिखे अध्याय 31। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, वैसे यूपी बना चुका है। यहाँ भी 3-3 लाइन याद करना है, लेकिन सेक्शन भाई याद करके जाएगा 5-6, और कोई उपाय नहीं है। एक क्रम से यहाँ कोरिलेशन भी ज़्यादा होगा थोड़ा। अध्याय 31, आपराधिक मामलों का अंतरण, यानी कि आपका आपराधिक मामलों का ट्रांसफर। इसको लिख लीजिए, तो शॉर्टकट में एकदम लिखते रहिए प्री के स्टाइल में, तो मेरे घर पे पढ़ते रहिए, कोई रोका नहीं है। लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जाएगा, अब वर्तमान समय में समय आ गया है कि जहाँ से क्वेश्चन अटैक किया है या कर सकता है, केवल और केवल उसी प्रावधान को ही अब बताया जाए। देखिए भाई, आपका अपराध क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर लिख लीजिए, धारा 406 से लेकर 412 तक, धारा 406 से लेकर 412। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका है क्रम बना लेने का। सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सी धारा? 406। उसके बाद कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट, तो 407। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में सबसे बड़ा कौन हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन, तो 408। धारा तो कम से कम 3 याद रखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, यही मिलाने के लिए आया है। उच्चतम न्यायालय की धारा के तहत आपराधिक मामलों का अंतरण करता है? 406। हाई कोर्ट आ जाए तो 407, कोर्ट ऑफ सेशन आ जाए तो 408। 3 धारा तो हर हाल में याद करना पड़ेगा। इसके बाद 1-2 बार अंदर से पूछा है, वह देखिए मैं बताऊंगा आपका, लेकिन पहले कोरिलेट कुछ कर लिया जाए। आपका संविधान से कोरिलेट करना है, और आपका ये संविधान से लिख लीजिए भाई आपका पहले, तो उसके बाद सेक्शन चला जाए। जो फालतू बातें पहले लिख लीजिए, उसके बाद सेक्शन वाइज चला जाए। संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत 139A के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों का अंतरण करता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 139A आर्टिकल तैयार रखिए। कौन सा अनुच्छेद? 139A। इसके बाद आपका हाई, माने ये देख लिया जाए सीपीसी में, तो सीपीसी में जो ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर आपका निचला न्यायालय या हाई कोर्ट करता है, तो वह सेक्शन 24 है,
और अगर आपका सुप्रीम कोर्ट करता है तो 25, लेकिन छोड़ सकते हैं। यूपीजे के लिए पढ़िएगा तब पढ़िएगा, लेकिन सीपीसी में है कौन कौन धारा, 24 और कौन सा 25 में सुप्रीम कोर्ट करता है। सीआरपीसी में केवल क्रिमिनल मामले का ट्रांसफर होगा और सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामलों का अंतरण कर सकता है। मॉडल देखिए क्या बना है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में, दूसरा एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आना है। तो क्या प्रयागराज से देहरादून ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। प्रयागराज से सतना कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एमपी हाई कोर्ट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अर्थात घोर अन्याय को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ये पहला हम लिखवाएंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन किसके आवेदन पर करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो या तो महान्यायवादी आवेदन दें या हितबद्ध पक्षकार। सुमोटो से नहीं आपका सुमोटो नहीं, या तो कौन एप्लीकेशन दे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या कौन इंटरेस्टेड पक्षकार। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया भी गया था, किस अनुच्छेद में बताया गया था, 76 में। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। और कौन सा व्यक्ति है जो मंत्री और सदस्य न रहते हुए भी सदन में बैठता है, बोलता है, लेकिन मत देने का हक, तो कौन सा है। महान्यायवादी को वेतन मिलता है कि पारिश्रमिक, और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के क्या रहेगा। हाँ एकदम रटे रहिए, बताया गया था भाई। अब महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में, 165। अब महान्यायवादी 76। तो दो तो याद रखिए, बताया गया है जो। फिर देखिए बैक हो जाइए, अब आपका 406। ये पूछा जा सकता है भाई किसके एप्लीकेशन पर, तो गलत ना हो, महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन आइए तब लिखवा दें। 3 मॉडल बनता है। अगर उच्चतम न्यायालय में तंग या तुच्छ माने एप्लीकेशन दिया गया है तंग करने के लिए, तो पूछा भी गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में। भाई इधर उधर के एग्जाम नहीं, वकीलों का देश का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है, ये पीसीएजे और एपीयू से भी बड़ा है। वो अलग बात है कि कुछ नकल हो जाती है अकल कम लगानी पड़ती है, और सारे पप्पू, ज़्यादातर पप्पू क्या हो जाएंगे। तो भाई ये है कि बहुत खुश थे सुबह लड़के कि सर जो बताए 60-70 आ गया। मैंने सुबह के लड़के नए हैं और दिए एग्ज़ाम देने गए थे, बहुत प्रसन्न थे कि सर ने जितना लेक्चर दिया था, इंग्लिश वर्जन बताया था, नहीं आ रहा था, इंग्लिश वर्जन देखे पूरा आपका पंचौरा कर रहे थे कोचिंग के लड़के आपस में। तो भाई अब कहाँ से आएगा, बाहर से थोड़ा आएगा। आपका इंग्लिश वर्जन याद रखिए थोड़ा, तो और कहाँ से आएगा भाई, यहीं बताया जा रहा है, अब कहाँ से देगा। डायरेक्ट और सब कुछ तो बता ही जा रहा है, पर भाई क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे। आकाश से नहीं आते क्वेश्चन, किताब से आते हैं। लेकिन वो पोथी पथन्ना काम नहीं कर रहा, किया काम नहीं आपका बार काउंसिल में। अब दे दिया था रेजेस्ट और क्या क्या, एक और क्वेश्चन इस पर दिया था, देखिए तंग या तुच्छ। तो पहले बता दिया जाए 406, तब एक को रिलेट किया जाए। देखिए तंग या तुच्छ करने वाले अगर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी दशा में एप्लीकेशन खारिज करेगा, और जो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिया है उस पर प्रतिकर लगाएगा। तो अधिकतम वहीं पूछा जाता है कितना प्रतिकर, 1000। कितना, तो 4 क्वेश्चन आपका। तो सीपीसी में भी पूछा गया है तंग या तुच्छ, तो 35 किस में है, ए में कि 35 बी में, नहीं 25 में नहीं प्रति वो आपका मिथ्या या तंग करने वाले दावे, तो 35 ए में है आपका। 35 ए 20 बार काउंसिल में पूछा भी गया था। वो 25 में आपका सुप्रीम कोर्ट सिविल एप्लीकेशन खारिज करता है, तब प्रतिकर लगाता है 2000।
यानी कि आपका 406 से जोड़ना हो तो सिविल मामलों में धारा 25 को जोड़ सकते हैं। यहाँ 1000, वहाँ कितना, तो उससे मतलब नहीं आएगा नहीं बिहार में, तो भाई छोड़ दीजिए उसको। सीआरपीसी की धारा 406 पर रही है, 1000 1000 1000, इसको लिखिए भाई 3 लाइन। 406 में आपका अलग से लिख लीजिए, लिखिए उच्चतम न्यायालय ऐसा अंतरण महान्यायवादी के आवेदन पर, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय ऐसा अंतरण महान्यायवादी के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है। महान्यायवादी के आवेदन पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है। जो दूसरा आपका क्वेश्चन बन चुका है उसको जरूर लिख लीजिए, कहाँ से कहाँ अंतरण किया जाएगा उसको लिखिए अलग से भाई। कहाँ से कहाँ तक भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट, लिखिए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, ये आ चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सतर्क रहिए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को, दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को, तमाम भाई मामले ट्रांसफर हुए थे, जैसे कि अमरमणि शुक्ला का है, तमाम ट्रांसफर होते रहते हैं, आपका न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जैसे कि आपका हाथरस कांड में भी ये मांग की जा रही थी कि ट्रांसफर किया जाए दिल्ली, ये मांग की जा रही, ट्रांसफर हो सकता है, बस ये कि इस राज्य में हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कठुआ कांड में भी हुआ था। कई मामले हैं, उतना बताना संभव नहीं है फिलहाल, अगर समय रहता है तो 3-4 आदमी उदाहरण देता है, जैसे कि आपका मैंने अमित शाह का मामला, तमाम मामले हैं, उतना नहीं देखना, आगे देखिए भाई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आवेदन खारिज करके आवेदनकर्ता, लिख लीजिए एक लाइन और अलग, आवेदन खारिज करने पर 1000 रुपया प्रतिकर लगा सकता है। शॉर्टकट में लिखे, समझा दिया गया, बस आपको समझ में आए कि अधिकतम कितना प्रतिकर, 1000, प्रतिकर कितना लगा सकता है, अधिकतम 1000। आइए 407, उच्च न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों का अंतरण। भाई सेक्शन रट कर जाइएगा, लिखिए उच्च न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों का अंतरण किस धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 407 में। और उच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ भेज सकता है, तो अपने ही राज्य में, या तो स्वयं अपने यहाँ मंगा ले, या एक जिले से कहाँ, दूसरे राज्य में नहीं भेज सकता। अब ये लिखवाया नहीं जाएगा, थोड़ा दिमाग में अस्थिर रखना है कि कहाँ भेज सकता है, बाहरी नहीं, आपका या तो अपने यहाँ मंगा ले, या एक जिले से कहाँ, दूसरे जिले में। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय कब ये करेगा, स्वतः करेगा कि निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर करेगा, कि हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कि उपर्युक्त सभी, तो पहले 406 फिर एक बार बताइए, तो 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करता था अपील या मामला, तो किसके एप्लीकेशन पर, महान्यायवादी और हितबद्ध पक्षकार। लेकिन 407 व्यापक है 406 से, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में, इसको मॉडल बनाकर लिख लीजिए। तो उच्च न्यायालय
निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, भाई आ चुका है 2 बार, इसको अंडरलाइन करिए। आपका मैं बता दूं क्लास 2 में है, 407 के क्लास 2 में, अगर आप जानना चाहें तो क्लास 2 लिखिए। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, कामा दीजिए, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, सुमोटो कहा जाता है, या स्वप्रेरणा से ऐसा कर सकता है। ऐसा कर सकता माने मामले का क्या कर सकता है, ट्रांसफर ऐसा कर सकता है। खंड 2 में है आपका, फिर बता दिया जाए 407 के क्लास 2 में। अब ये आया कि उच्च न्यायालय अगर माने मिथ्या दिया गया है आपका एप्लीकेशन, तो उच्च न्यायालय एप्लीकेशन खारिज करके और आपका आवेदनकर्ता पर कितना प्रतिकर लगा सकता है, अधिकतम 1000। उसको लिख लीजिए। तो आपका ये खंड में आपका ये 7 में है भाई, 7 में है, 407 का क्लास 7। तो 2 क्लास पढ़िएगा अच्छे से, कौन कौन, 2 और कौन सा 7। भाई ज़्यादा पंचौरा नहीं इस समय, बस 2 क्लास में काम निकालिए, और सब पंचौरा ये करेगा वो करेगा, उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। लेकिन याद रखिए, फिर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर मैं बता दूं मॉडल। मॉडल ये जानना है कि उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण किसके आवेदन पर करता है या कैसे करता है। तो आपका दे देगा निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, सेकंड देगा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, और थर्ड देगा सुमोटो या स्वप्रेरणा पर। उपर्युक्त सभी, तो क्या लिखवा गया है, उपर्युक्त सभी। ये आ चुका है क्वेश्चन यूपी में। और आवेदन खारिज करके कितना प्रतिकर लगा सकता है, अधिकतम 1000। कितना, 1000। अगला देखिए, इसके बाद 408 आ जाइए भाई, निचला न्यायालय। अब आ जाइए कोर्ट ऑफ सेशन, लिखिए। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति 408। इधर 3 धारा भी काम कर जाएगी अगर आप अधिक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। इन्हीं तीनों धाराओं से अब तक के इतिहास में आया है। लिखिए आपका, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति। तो सत्र न्यायालय कहाँ भेज सकता, अपना ही जिले में, अपने ही जिले में। आपका एक जज से दूसरे जज को दे दे, बाहरी जिले में और बाहरी राज्य में नहीं भेज सकता। बस एक लाइन ये जानना है कि सत्र न्यायालय ऐसा कब करेगा, तो स्वप्रेरणा से कि हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर कि निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। लिखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है, लिखिए भाई, सत्र न्यायालय ऐसा, उसको लिखिए जो आ सकता है उसको लिखिए। सत्र न्यायालय ऐसा निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, उपर्युक्त सभी मार्क आइएगा इसमें, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से कर सकता है। ये उपर्युक्त सभी मार्क कराना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहना है। उपर्युक्त सभी। अगला, ये अगर फर्जी एप्लीकेशन दिया गया है तो अब फिर एक बार कवर करिए। तो 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितना प्रतिकर आवेदनकर्ता पर लगाता था, 1000। हाई कोर्ट कितना, 1000। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन चूंकि छोटा न्यायालय है तो 250। तो प्रतिकर कितना लगा सकता है, 250। लिखिए उसको, प्रतिकर कितना, 250। और सारे नियम वही हाई कोर्ट के ही चलेंगे।
410 से एक बार केवल क्वेश्चन बना है, वैसे कम चांस है, लेकिन भाई लिखवा दिया जाए, माने 10% चांस है। लिखिए न्याय 410 410 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, तो कौन वापस ले सकता है? सीजीएम। भाई प्रथम द्वितीय से कौन वापस ले सकता है? सीजीएम। बस एक लाइन लिख लीजिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों से मामला वापस ले सकते हैं, स्वयं सुनवाई कर लेंगे, स्वयं सब कुछ कर लेंगे। तो कौन ले सकता है वापस? सीजीएम। बस एक लाइन याद रखिए। चार से 11 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, हवाले करना या वापस लेना कम पूछा जाता है। 412 कारण। अब अध्याय आ जाइए 32। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका मुजरा उजरा सब इसी में बनता है। लिखिए अध्याय 32। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। हेडिंग डालिए। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। देखिए सबसे पहले खंड, हाँ ये धारा लिख लीजिए 413 से लेकर 435। 413 से लेकर 435। 413 से लेकर कहाँ तक? यहाँ से आपका बिहार में भी, मान के यूपी में तो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं प्री में, और बिहार में भी हमें लगता है 2 क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, या एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन भाई सतर्कता बरतनी है। मृत्युदंडादेश के बारे में 413 से लेकर 416 तक है, एक एक करके देखा जाएगा। मृत्युदंडादेश के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है? 413 से लेकर 416 तक। खंड क। देखिए इसमें 2 धारा जरूर याद रखिए, 415 और वर्तमान समय में जो पूछी जा रही है 416। अगर चाहते हैं कि एक ही धारा हम तैयार रखें तो 416 जरूर याद रखिएगा। लेकिन हम सब धाराएं बता रहे हैं, लेकिन ये भी हम बता रहे हैं कि कौन पढ़ना है। 2 धारा कौन कौन? 415। अब भाई एक लाइन बता दिया, जब मान लीजिए कि आ ही गया 1% में तो क्या करेंगे? अगर पुष्टि वाला मामला है तो ऐसी दशा में दंड के निष्पादन के लिए या मृत्यु दंड ही हाईकोर्ट ने पुष्ट कर दिया तो ब्लैक वारंट या डेथ वारंट या मृत्यु दंड का वारंट जो जारी होता है वह 413 में होता है। और अन्य मामलों में चाहे ब्लैक वारंट हो, कोई बात कर रहे हैं क्या, या ब्लैक वारंट हो या कोई भी वारंट हो, आपका 414। तो मृत्युदंड का वारंट किन धाराओं में जारी होता है? 413, 414, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारकर आएंगे? दोनों। तो पुष्टि वाले मामले में कौन सी धारा? अभी पुष्टि बताया गया, कौन सी धारा लागू होगी? 413। अन्य सभी मामलों में 414। अन्य दंड भी, लेकिन मृत्यु दंड का निष्पादन भी ब्लैक वारंट या डेथ वारंट इसी धारा में। अब 415 पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। मुलतवी माने स्थगित किया जाना। तो बस 2 लाइन जानना है और इस पर एक केस याद कर लेना है, केम नानावटी का केस हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझिए। अगर हाई कोर्ट ने किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया है तो जब तक कि अपील का समय है हाई कोर्ट मृत्यु दंडादेश को लागू कराने में निष्पादन पर रोक लगा देगा। लेकिन कब तक लगाएगा? जब तक कि अपील का समय कहाँ का हो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में अपील हो सकती है, उतना दिन के लिए कौन रोक लगा देगा? और जैसे ही अपील हो गई तब रोक लग गई।
अब फैसला आ गया तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के हैं दया आज का, तब रोक लग गई, तो रोक ही लगती रहती है बहुत समय तक। आपका मैं बता दूं तो किस में, हाँ तो आगे बताया जाएगा ना, ये तो आपका ये बताया जा रहा है कि मृत्यु दंडादेश केवल, वो आगे बताया जाएगा अपील में आपका। फिर देखिए भाई आपका ये नियम है, इस पर एक केस आया और वह केस याद रखना है, लिख लीजिए बेयर एक्ट पर या कहीं, कि एम नानावटी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, लीडिंग केस है ये। देखिए आपका हुआ क्या कि उच्च न्यायालय ने जब केम नानावती की सजा को पुष्ट कर दिया तो आनन फानन में राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत आपका इसकी सजा का लघुकरण कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और ये कहा कि जब हमारे यहाँ या हाई कोर्ट में अपील लंबित है, यह अनुच्छेद 72 और 161 लागू नहीं होगा। जब हम फैसला दे देंगे उसके बाद आप लघुकरण इत्यादि करिए। हमारे यहाँ जब मामला क्या है, पेंडिंग है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये शक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए आपका यानी कि जब मामला लंबित है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं? नहीं। किस केस में ये डिसीजन आया? केएम नानावटी, रटे रहिए कौन सा केस? केएम नानावटी। 416 भाई काफी पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिए सेक्शन। देखिए, गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना, यदि कोई स्त्री अभियुक्त है, मृत्यु दंड उसे दिया गया है, तो हाई कोर्ट उस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, अब देखिए 4 शब्द आएगा, लघुकरण कर सकेगा, लघुकरण करेगा, आपका कुछ नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं कर सकेगा। कहाँ लिखा है उसको? बेयर एक्ट भाई फिर एक बार देखिए, जिनके बेयर एक्ट में सकेगा हो उसको करेगा कर लीजिए, लघुकरण कर सकेगा हमारे बेयर एक्ट में लिखा, उसको बदल लीजिए करेगा, काट के बदलिए उसको। लघुकरण जो कर सकेगा शब्द है, बेयर एक्ट में काट दीजिए और अब बनाइए करेगा। वो हिंदी में गलत छप गया है, इंग्लिश में शैल लिखा है, ये संशोधन हुआ था, उसको भी लिखवा दे रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है शैल, कैन नहीं लिखा है, मैं नहीं लिखा है, करेगा। जैसे कि एफआईआर, दूसरी प्रति एफआईआर की सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी कि दी जा सकेगी। हाँ, तो उसी प्रकार इसमें गलत है बेयर एक्ट में, इसको सुधारिए और आपका करेगा उसको लिखिए। यह 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया, जोड़ा नहीं गया, संशोधन किया गया, कर सकेगा की जगह करेगा लिखा गया। देखिए 2008 में कर सकेगा की जगह करेगा लिखा गया, उसको लिख लीजिए। 2008 में संशोधन किया गया है और कर सकेगा माने विवेकाधिकार था, उसकी जगह अब क्या लिख दिया गया? करेगा, यानी कि बाध्य है, यानी कि एक जान जाएगी दो नहीं जाएगी। अब वैसे भी कर देते थे हाई कोर्ट, लेकिन अब बाध्य है हाई कोर्ट, पहले विवेकाधिकार था, अब क्या हो गए हैं? बाध्य। अगला ये इसके बाद कारावास का निष्पादन देखिए 417 से भाई, कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति, बस एक लाइन पूछा जाता है, कारावास का स्थान कौन नियत करता है? न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार। राज्य सरकार, एक लाइन लिखिए बस, क्वेश्चन 417 लिखिए भाई, कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति राज्य सरकार को है। एक लाइन लिखिएगा, ज्यादा इसमें न पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आ चुका है वहीं जानिए किसको प्राप्त है? राज्य सरकार, हाई कोर्ट न्यायालय न मार दीजिएगा। इसके बाद निष्पादन नहीं, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन नहीं। 420 लिखे भाई,
वारंट किसको सौंपा जाएगा, यानी कि अगर कह सकते हैं कि वारंट किसको सौंपा जाएगा, तो किसको वारंट दिया जाएगा कि अपनी जेल में इस कैदी को इतने दिन तक रखिए। ये एमपी ने बनाया है और सेक्शन वाइज पढ़िएगा। 420 लिखिए एक लाइन। 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा, तो आपका एक शब्द पकड़िए, किसको, जेलर को, और कुछ ना देखिएगा इधर उधर, यानी कि क्वेश्चन एक पकड़ना है 4 में, किसको, जेलर को कहा जाएगा कि अपने क्या करिए भाई, जेल में इतने दिनों तक रखिए, हम वारंट जारी करते हैं। इसके बाद आपका आइए जुर्माना। 421 से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से थोड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है भाई। देखिए हेडिंग डाल लीजिए तो 421 जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट। जुर्माना एक क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बनता है, और तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जुर्माना दंड का एक रूप है, पहला याद रखिए। जुर्माना आपका जो वसूला जाता है वह राजकोष में जमा होता है, सरकारी खजाने में। और अब तो पीड़ित को दिया जा रहा है कुछ मामलों में, अलग बात है, उतना नहीं जानना है। तो जुर्माना की वसूली कैसे की, हाँ, सामान्यतः जुर्माना 6 साल में वसूल लेना चाहिए, 6 साल के बाद नहीं। लेकिन अगर अभियुक्त 6 साल के बाद भी जेल में है तो जब तक जेल में है तब तक खेल किया जाएगा, यानी कि तब तक जुर्माना। तो 10 साल की सजा दी गई तो जुर्माना कितने दिनों में वसूला जाएगा, 10 साल। और आपका 1 महीना दिया गया तो 6 साल, मैंने 6 साल से अधिक के आईपीसी में नियम है, यहाँ नहीं, बस बताया जा रहा है, 1 मिनट, आईपीसी बताया जाएगा वहाँ। बस एक याद रखिए कि जुर्माना कैसे वसूला जाएगा, तो वारंट जारी होगा और ऐसे अपराधी की चल या अचल या दोनों संपत्ति अटैच या कुर्क होगी। तो बताइए सीआरपीसी में कुर्की की धारा में फरार व्यक्ति की संपत्ति 82 की 83 और फरारी की घोषणा 82। हाँ याद रखिए भाई, 82 में किसकी घोषणा और कुर्की 83। तो फिर आ जाइए बैक हो ये जुर्माना की वसूली। चल या अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, कुर्क करके बेचवाया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। अब दूसरा आया कि यहीं आपको पॉइंट पकड़ना है, यदि संपत्ति भू राजस्व दे रही हो, यानी कि रेवेन्यू सरकार को दे रही हो, राज्य सरकार को, तो उसकी कुर्की कैसे होगी, तो कलेक्टर द्वारा, यही पूछा गया था एमपी में, किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर कुर्की होगी। डीएम ना मार दीजिएगा, कलेक्टर, क्या मारना है, कलेक्टर। अभी आपका माने इंटरव्यू में भी यूपीएपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में क्या अंतर है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन जब वह रेवेन्यू का मामला देखता है तो कलेक्टर, और प्रशासनिक मामला देखेगा तो डीएम। इसी प्रकार देखिए कचहरी में भी लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो जिला न्यायाधीश सिविल मामलों में और सत्र न्यायाधीश क्रिमिनल, व्यक्ति एक हैं। जब वो सिविल मामला देखेगा तो जिला न्यायाधीश, और वहीं जब क्रिमिनल मामला देखेगा तो क्या कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश, कोर्ट ऑफ सेशन। ये भी सतर्क रहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और सही नाम क्या है सीआरपीसी में, सेशन माने न्यायालय का, कोर्ट ऑफ, भाई कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट ना मार दीजिएगा, ये पूछा जा चुका है 2 बार, तो गलत न हो किसी भी हाल में। अगला देखिए भाई आपका वारंट किसको हाँ, जुर्माने की रकम कैसे वसूली जाएगी, अगर रेवेन्यू दे रही हो तो किसके द्वारा पृष्ठांकित करने पर, डीएम की कलेक्टर। चलिए अब अगर जुर्माना लगा है तो जुर्माना न देने पर अभियुक्त को जेल भेजा जाता है, और यही क्वेश्चन आपका फंसा सकता है कि अगर कोई अपराधी जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया, डिफॉल्ट मार गया और जेल भेजा गया, और जेल जुर्माना न देने के कारण और सजा, अतिरिक्त सजा काटा और जेल से छूटा, तो क्या पुनः जुर्माना वसूला जाएगा, सामान्यतः नहीं।
लेकिन दो अपवाद हैं वहीं पूछे जाते हैं। लिखिए उसको, वही अपवाद ही पूछे जाते हैं। भाई लिखिए, सामान्यतः, उसको लिख लीजिए तो और सब कर ले जाएंगे। यही आपका अपवाद जानना है। दो, सामान्यतः जुर्माना न देने पर यदि अपराधी सामान्यतः जुर्माना न देने पर यदि अपराधी अतिरिक्त कारावास भुगत चुका है तब पुनः उससे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। तो पुनः उससे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, वही अपवाद रट कर जाइएगा, अपवाद रट कर जाना है। लिखिए भाई, आपका पहला अपवाद लिखिए, यदि 357 के तहत आदेश दिया गया हो, 357 अभी बताया गया, फिर मैं बता दे रहा हूं। और सेकंड, विशेष कारण दर्शाकर के तहत आदेश दिया गया हो। और सेकंड आपका स्पेशल रीजन या विशेष कारण दर्शाकर। दोनों एक एक उदाहरण देखिए लास्ट में, क्योंकि भाई एविडेंस भी चलाना है। 1.5 घंटा से ऊपर जा रहा है समय, क्लास पता ही नहीं लगा क्लास चल रहा है। तो प्रेशर में यही होता है ना, हमें पता लगता है वो 2-3 घंटा भी चल जाएगा तो कोई उबेगा नहीं इस समय। दिमाग अस्थिर एकदम किए रहिए, इससे बाहर न जाए। अब आ जाए तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, ये भी है। अब 10 दिन का जो ये 12 दिन का, आज 25 है ना, अभी तो है भाई समय, कोई ये नहीं है कि एक ही दिन है। अभी समय है आपका। देखिए लास्ट में समझा दिया जाए, 1 मिनट भाई। देखिए, अगर 357 के तहत हमने बताया था अभी कि अगर न्यायालय चाहे तो जुर्माने की पूरी रकम या कुछ भाग पीड़ित को या विक्टिम को किस रूप में दिलवा सकता है, कंपनसेशन। तो अगर न्यायालय ने आदेश दिया है, अब भले अभियुक्त जेल भुगत चुका जुर्माना न देने पर, फिर भी वह प्रतिकर वसूल कर पीड़ित को क्या किया जाएगा, दिलवाया जाएगा। और विशेष कारण, यानी कि जब जुर्माना नहीं दिया, जेल गया तो निर्धन था, और जेल से छूटते 2 माह में क्या हुआ, माला माल। या संपत्ति छुपा दिया था, केजरीवाल जैसे, कि बांड नहीं भरेंगे भले जेल में जाएंगे, तो 10 दिन जेल में रहे, और 2-4 डेंगू वाले मच्छर काटे, तब होश आया, तब जमानत लिए। ये यानी कि जब जेल में कहा कि हम जेल काट लेंगे लेकिन धन न, यानी कि जान चली जाए लेकिन धन न जाए, कहा जाता है ना। तो आपका जेल काट लेंगे लेकिन धन नहीं देगा, छुपा लिया। और जैसे ही जुर्माना न देने के कारण जेल काट के बाहर आया, पता लगा कि ये तो छुपाया था, अब उजागर हो रहा है। तो राज उजागर हो गया, तो विशेष कारण दर्शा के न्यायालय क्या करे, पुनः वसूले। तो भाई छुपा भी लेंगे तो वसूली हो सकती है बाद में। तो 4 से 21 तक आपको पढ़ाया गया। और आपका देखिए भाई, कल आपका बंद रखना पड़ेगा क्योंकि 26 जनवरी है। अगले रविवार को एक्स्ट्रा क्लास इस बार चलेगा। नहीं भाई, संभव नहीं है। क्या चल भाई, संभव नहीं है किसी भी हाल में। मैंने आपका राष्ट्रीय त्यौहार है और भाई प्रशासन भी सक्रिय रहता है। जबरदस्ती एग्जाम का समय है, कोई तमाम विरोधी, और जानते हैं कि विरोधी पीछे पड़े रहते हैं, तो भाई कोई शिकायत कर दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी भाई ज़्यादा। तो आपका भी एविडेंस चलेगा 15 मिनट बाद भाई, उसमें भी देखते हैं 15-20 धारा। एविडेंस थोड़ा स्लो पढ़िए क्योंकि तेज नहीं आएगा, थोड़ा 4-5-6 दिन चलने दीजिए। सीआरपीसी स्पीड पकड़वाया जा रहा है लेकिन एविडेंस थोड़ा स्लो चलिए। तो 15-20 मिनट रेस्ट ले लीजिए आराम से, तब एविडेंस चलाया जाएगा।